चलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम ये जो 8th क्लास का फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका अगला पेज पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 है ये, जहाँ हम इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इरिगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, फसलों को पानी देना। ठीक है, सिंचाई। तो जो फसलों को पानी देने का जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे। इरिगेशन के मेथड भी पढ़ेंगे इसमें। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर जो है वो सभी जीवित प्राणियों के जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उनकी ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। ठीक है, वृद्धि का मतलब है उनका शेप, उनकी साइज जो है, उनके जो रूट्स हैं, उनके स्टेम हैं, ठीक है, उनके जो डालियां हैं वो बढ़ें। ठीक है, डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि उनमें जो सेल्स वगैरह हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बूस्ट हो जाए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। तो पौधे जो हैं अपनी जड़ों के द्वारा, अपने रूट्स के थ्रू वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। तो वाटर के साथ केवल वाटर ही नहीं, जो लवण होते हैं, खनिज लवण, जैसे पोटेशियम है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है, इस तरह के लवण जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। और फर्टिलाइज़र जो हम मिलाते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, वो सारे जो हैं जड़ों के थ्रू अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो पौधों में लगभग 90% पानी होता है। ठीक है, अगर 10 लीटर पानी, 10 लीटर पौधे का वजन है तो उसमें 9 लीटर पानी होगा। 9 लीटर क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो जो बीजों का अंकुरण है, बीज उगते हैं, उनके उगने के लिए जो है वो नमी की ज़रूरत पड़ती है। सूखी हुई जो शुष्क जो परिस्थितियाँ होती है उसमें जो है बीज कभी नहीं उग पाते। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम न्यूट्रिएंट को अगर पानी में डिजोल्व कर देंगे, घोल लेंगे, इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट जो हैं पौधे के हर हिस्से में बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट करंट्स। तो जो शीत लहर होती है या जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उन दोनों से वाटर जो है पौधों को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। तो नमी को बनाए रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नमी नहीं रहेगी तो ग्रोथ जो है पौधे की अच्छी नहीं हो पाएगी। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, हेल्दी क्रॉप के लिए पानी को रेगुलर जो है फसलों में देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो सिंचाई जो है, इरीगेशन क्या है? रेगुलर इंटरवल पे पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो पानी देने की जो प्रक्रिया है वो समय और जो उसकी अंतराल, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फसल के हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, किसी फसल को कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, और धरती पे भी डिपेंड करता है, सोइल पे भी डिपेंड करता है। किसी सोइल के अंदर पानी कम लगता है, किसी सोइल के अंदर पानी ज़्यादा लगता है। जैसे बलुई मिट्टी जो होती है, बालू रेत जो होता है, उसके अंदर पानी ज़्यादा देना पड़ता है, और जो काली मिट्टी है उसके अंदर पानी कम देना पड़ता है। ठीक है, यानी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है अलग अलग क्रॉप की, अलग अलग सोइल की अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग ही वो पानी की रिक्वायरमेंट उसको होती है, सीजन टू सीजन। और ये जो चीज़ है, जो पानी की जो क्वांटिटी है, ये सीजन टू सीजन भी वेरी करती है। जैसे
सर्दियों में जो है पानी थोड़ा सा कम देना पड़ता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और बरसात के टाइम में तो पानी जो है न के बराबर ही हम देते हैं। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, वाई इज इट सो, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स। तो ये बोल रहा है कि गर्मियों में समर के टाइम पे जो पानी देने का जो प्रक्रम है, जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को। ये इसलिए ऐसा क्यों है, ठीक है, वाई इट इज़ सो, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या यह वाष्पीकरण, इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन पानी का इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे मतलब इवापोरेट हो जाना, वेपोराइज हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। तो इवापोरेशन जो है वो वेपोराइजेशन से अलग है। इवापोरेशन में पानी जो है उसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती, उसको 100 डिग्री पे गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही पानी जो है उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। और वेपोराइजेशन में पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plant dried up and died. मैं इस बार, अब्बू जो क्या कर रहा है, अब्बू जो क्या बता रहा है कि मैं इस बार जो है ना अपने प्लांट्स के देखभाल के लिए जो पानी देने की जो प्रक्रिया है, जो सिंचाई का काम है, उसका बहुत ध्यान रख रहा हूँ अब की बार, ठीक है। क्योंकि लास्ट गर्मी में जो पिछली गर्मियों का सीज़न था, मौसम था, उसमें बूझों के जो प्लांट्स हैं वो सूख गए थे और मर गए थे, ठीक है। इसलिए आपको भी जो है ना अपने टेरेस या अपने गार्डन में जितने आपने पौधे लगा रखे हैं, या नहीं लगाएं तो पौधे लगाएंगे, और लगा रखे हैं तो उनमें अच्छे ढंग से आप पानी देंगे, उनकी अच्छी से देखभाल करेंगे, और पानी जो है एक रेगुलर इंटरवल पे आपने देना है, ताकि पौधे जो हैं हेल्दी रहें और सूखे नहीं, ठीक है। द सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब हम वो सोर्सेज पढ़ेंगे जिनसे इरिगेशन किया जाता है, कुओं से, नलकूप से, हैंडपम्प से, ठीक है, वेल से, ट्यूबवेल से, इस तरह के कुछ जो सोर्सेज हैं आपने सुने होंगे आपके आस पड़ोस में, या आपके गांव में, शहर में के नज़दीक जो खेत लगते हैं, उन खेतों में भी आपने देखा होगा कि पानी जो है किन किन तरीक़ों से दिया जाता है। तो उन तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, कुएँ, ठीक है, वेल क्या होता है, कुएँ होते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स, जो नलकूप होते हैं उनको हम ट्यूबवेल बोलेंगे, और पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झील, रिवर, नदियाँ, ठीक है। डैम्स क्या होते हैं, बांध होते हैं, और कैनाल्स, नहरें। तो ये तरीके बताए हैं इन्होंने। यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर, ये एक जो आदमी जो है कुएं से पानी निकाल रहा है और पानी जो है नीचे स्पिल कर रहा है, तो ये स्पिल्ड वाटर जो है ये फसलों में चला जाता है। इस तरह से वो सिंचाई का एक साधन बता रहा है यहाँ पे, कि जो कुओं से पानी निकाल के भी हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हर एरियाज़ में नहीं होता, जहाँ पर ज़मीन पथरीली है, स्टोन वगैरह ज़्यादा हैं, ठीक है, माउंटेन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर कुओं का जो खोदना है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज जिन तरीक़ों का यूज़ करते हैं उनको ट्रेडिशनल कहा जाता है, परंपरागत कहा जाता है, जिनकी परंपरा चली आ रही होती है, ठीक है। परंपरागत तरीके होते हैं ये, ठीक है, परंपरागत कहते हैं इनको, ट्रेडिशनल, परंपरागत। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। तो कुओं में, झीलों में और नहरों में जो पानी होता है उनको उठाने के तरीके, उनको निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, और डिफरेंट रीजन में होते हैं ये तरीके, ठीक है। और इन तरीक़ों से पानी जो मिलता है उसको खेतों में छोड़ा जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दीज मेथड्स।
इन तरीक़ों में पानी निकालने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड हैं, उनमें हम क्या करते हैं, या तो पशुओं का प्रयोग करते हैं या फिर आदमी जो है खुद जो है मेहनत करके वो पानी जो है इन सोर्सेज में से निकालता है। सोर्सेज कौन से हैं, जो ऊपर बताए हुए हैं, जैसे कुआं, झील है और नहरें हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा आपके गांव में या आपके खेतों में ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, तो आजकल तो मशीनों से भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड की। तो पुराने टाइम में मशीनें वगैरह नहीं थी, तब यही तरीके थे। ठीक है, या तो पशुओं से निकाला जाता था, रैट वगैरह होते थे। ठीक है, सो दीज मेथड आर चीपर। ये जो तरीके हैं ये क्या होते थे, ये सस्ते होते थे। चीपर का मतलब है बहुत ही कम कॉस्ट वाले थे। ठीक है, बट लेस एफिशिएंट, तो इनमें एफिशिएंसी कम थी, यानी पानी जो है बहुत कम मात्रा में निकलता था और टाइम ज़्यादा लगता था इनमें। ठीक है, द वेरी ट्रेडिशनल वेज आर मोएट पुल्ली सिस्टम। गिरनी के ऊपर से जो है, जैसे आजकल भी कुओं में से अगर पानी खींचना हो तो आप क्या करते हैं, एक रस्से से बाल्टी को बांधते हैं और गिरनी के ऊपर से खींचते हैं। तो ये मोएट जो पुल्ली सिस्टम है इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम गिरनी कहते हैं। चेन पंप, चेन पंप जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है। डेकली, अब ये देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये चेन पंप दिखा रखा है यहाँ पे, ये डायग्राम 1.4b में। ठीक है, ये चेन पंप है और ये दिखा रखा है डेकली। इसमें क्या होता है, एक तरफ वज़न बांध देते हैं और दूसरी तरफ जो बाल्टी है उसको बांध देते हैं। जैसे ही वज़न को कम करते हैं तो बाल्टी नीचे चली जाती है। ठीक है, जैसे ही बाल्टी भर जाती है तो वज़न को बढ़ा देते हैं तो बाल्टी जो है ऊपर आ जाती है। इस तरीके से मैकेनिकली जो है ना, यांत्रिक रूप से इस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये एक तरह से हम कहते हैं लीवर है ये। ठीक है, रैट लीवर सिस्टम। अब ये देखिए यहाँ पर ये रैट वगैरह बताए गए हैं। इसमें क्या होता है, एक पहिए के ऊपर ये बाल्टियाँ लगी हैं, बाल्टियाँ बंधी हुई हैं और इसके नीचे एक टूथड व्हील होता है, एक गिरारी वाला जो पहिया है वो होता है, उसके ऊपर दांतेदार गिरारी होती है। अब ये बैल इसको घुमाएगा तो वो गिरारी जो है घूमती है और उससे क्या होता है, ये बाल्टी जो है नीचे से भर के आती है और ऊपर जैसे ही आती है तो ये उलट जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। तो इस तरह से बैल जो है ये पानी खींचने का कार्य करता है। तो रैट जो है काफ़ी एफिशिएंट होता था ये तरीका। ठीक है, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। तो आजकल जो है हम मोटर यूज़ करते हैं पानी के लिए, आप भी यूज़ करते होंगे अपने घरों में। कौन कौन बच्चे यूज़ करते हैं अपने घरों में पानी वाली मोटर, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करके बताएंगे। ठीक है, तो आजकल हम डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सोलर एनर्जी प्लांट लगाते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसानों को। ठीक है, तो पानी खींचने का जो कार्य है वो सोलर पंप से होता है आजकल। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आधुनिक तरीके सिंचाई के कौन कौन से हैं, फसलों में पानी देने का जो तरीके हैं आधुनिक वो कौन कौन से हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, पानी को हम किफ़ायती रूप से यूज़ करते हैं। इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि पानी की वेस्टेज कम होती है और जो खर्चा है वो भी कम लगता है और एफिशिएंसी भी अच्छी आती है, यानी कम टाइम में कम लागत में जो सिंचाई है वो हो जाती है। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फैलोज, स्प्रिंकलर सिस्टम, फुहारा सिस्टम जो होता है, फुहारे सिस्टम से भी पानी जो है सिंचाई की जाती है। आपने देखे भी होंगे फुहारे, ज़्यादातर ये फुहारे जो हैं आपको रेतीले एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, जैसे हरियाणा का जो दक्षिण भाग है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। ठीक है, या फिर हम कहें कि जो थार रेगिस्तान है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर नॉट अवेलेबल। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो टिब्बे वगैरह होते हैं, बालू रेत के टिब्बे होते हैं, जैसे राजस्थान में बड़े बड़े टीले हैं रेत के, तो वहाँ पर भूमि जो है ऊंची नीची होती है, तो पानी जो है एक ट्रेडिशनल वे में अगर सिंचाई हमें करनी हो, पानी देना हो, तो वो संभव नहीं है। तो वहाँ क्या करते हैं,
ये स्प्रिंकलर सिस्टम को लेड करते हैं, ठीक है, ज़मीन पे बिछा देते हैं और स्प्रिंकल जो हैं वो एफिशिएंटली जो हैं पानी को फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। तो नोजल जो होती हैं वो मेन पाइप के परपेंडिकुलर होती हैं, बिल्कुल लंबवत होती हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया भी गया है 1.5a में आप देख सकते हैं, ये दिखा रखा है, ठीक है। ये फव्वारे आप देखें, और ये मोटर लगा रखी है। मोटर क्या करती है, प्रेशर से पानी को फेंकती है। तो प्रेशर जितना अच्छा होगा फव्वारे जो हैं उतनी तेज़ी से ही चलेंगे। और फव्वारा सिस्टम जो है विज्ञान के फिजिक्स के एक नियम पे काम करता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम पे काम करते हैं ये फव्वारे, ठीक है। तो बड़ी क्लासों में जब आप जाओगे फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि फव्वारा जो है कैसे काम करता है, ठीक है। The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो बरसात की तरह पानी गिरता फव्वारे से। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो ये बताया कि फव्वारे जो हैं कहाँ कहाँ यूज़फुल हैं। तो ये बगीचों में पानी देने के, जो कॉफ़ी के पौधे होते हैं, जो कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान होते हैं, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जहाँ पर इनका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि पौधे की जड़ों में डायरेक्ट पानी गिरता है, यानी जो खाली जगह है वहाँ पर पानी जो है नहीं गिर पाता, ठीक है। और खाली जगह में पानी गिराने का कोई एडवांटेज भी नहीं मिलता, इसलिए ये जो मेथड है ड्रिप सिस्टम है ये काफ़ी एफिशिएंट है, यूज़फुल है। इसमें कम पानी लगता है और पौधों की जड़ों में डायरेक्ट पानी चला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। अब देखिए, जैसे हम अगर किसी बाग की बात करें जिसमें जैसे अमरूद का बाग है, ठीक है, और भी आम का बाग है जैसे, तो वहाँ पर पौधे क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। पौधे दूर दूर होंगे तो पानी जो है दूर दूर पौधों को ही, मान लिया जैसे ये पौधा हो गया, ठीक है, तो इसकी जड़ों तक पानी पहुँचाना। बाकी जो खाली जगह होगी पौधों के बीच में, उस जगह में पानी की ज़रूरत ही नहीं आपको। अगर आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ करेंगे, नालियों से पानी देंगे, ठीक है, तो पानी जो है उसकी वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ड्रिप को, जो टपके वाली मशीन है जो ड्रॉप करके नीचे गिराती है, वो वहीं पर लगाई जाएगी जहाँ पौधे की जड़ होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लें किसी खेत में 100 पौधे हैं, ठीक है, 100 पेड़ लगा रखे हैं, जैसे अमरूद के हैं, गुआवा के, तो वहाँ पर 100 ड्रिप सिस्टम ही लगेंगे, 100 ड्रिप सिस्टम ही लगेंगे, और पानी जो है बिल्कुल कम लगेगा और अच्छे से जो पौधों में पानी चला जाएगा, ठीक है। ड्रॉप के कारण इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक वाटरिंग द फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन, ट्रीज। तो बड़े बड़े वृक्षों को और जो बगीचे हैं उनमें पानी देने के लिए, या फ्रूट के प्लांट्स हैं उनके लिए जो ड्रिप सिस्टम है काफ़ी अच्छा माना गया है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी जो ज़रा भी ख़राब नहीं होता। इट इज़ बोर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये जो है ड्रिप सिस्टम ऐसी जगह के लिए एक वरदान है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो एक वरदान से कम नहीं है। तो ये दिखा रखा है यहाँ पे ड्रिप सिस्टम, जहाँ पौधे हैं वहाँ पर पानी जो है टपके से चला जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब बात आती है आगे कि हम जो अनवांटेड प्लांट हमारे खेतों में उग जाते हैं, जैसे गेहूँ में जई वगैरह उग जाती है, बथुआ हो जाता है, चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो उगें, इनको निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे इस पर्टिकुलर एक 1.7 जो पैराग्राफ है इसके अंदर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। बोझो एंड पेली वेंट टू नियर बाई wheat field and saw that there are
सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग द व्हीट प्लांट्स। तो बुझ और पहले को पता था कि गेहूं के पौधे कैसे होते हैं, तो उनको गेहूं के पौधों के अलावा कुछ पौधे और नज़र आते हैं, तो वो जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि ये पौधे जो हैं किस चीज़ के हैं। हैव दीज अदर प्लांट हैव बीन प्लांटेड पर्पजली, क्या ये अन्य पौधे भी हमें किसी पर्पज़ के लिए उगाए गए हैं या खुद बोए हैं हमने, ठीक है। तो उनके मन में क्वेश्चन उठता है, ठीक है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो अनडिजायरेबल जो भी प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो खरपतवार को हटाने का जो काम होता है उसको हम नलाई गुड़ाई कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस द वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। तो ये वीडीसाइड्स क्या होते हैं, सॉरी वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो हैं, जो मेन प्लांट हमारे, जैसे वीट प्लांट है, वीट प्लांट के साथ जो भी अनवांटेड प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, वो खेत में जो भी फील्ड में जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको खींच लेंगे, ठीक है। और जो मेन हमारा जो प्लांट है उसको वो जो न्यूट्रिएंट है वो कम पड़ जाएंगे या मिलेंगे नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, फसल हमारी कमज़ोर रह जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, रूटेड आउट कर लेते हैं। कई बार वैसे भी दवाइयों से भी हम ख़त्म कर देते हैं इनको। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर देखिए, जब कटाई होती है फसल की, जब फसल को काटते हैं तो उस टाइम पे भी ये प्लांट्स अगर पहले नहीं निकाले जाएं तो ये क्या होते हैं, ये मेन प्लांट्स के साथ है, मेन जो हमारा ग्रेन वगैरह हैं, दाने हैं, जैसे हम गेहूं के दाने बोलें, तो उस टाइम पे भी ये मिक्स हो जाते हैं दानों के साथ। और ये कई बार तो क्या होता है कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं, कुछ वीड्स ऐसे हैं जो पॉइजनस होते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं, पशुओं को भी बीमार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हटाने की ज़रूरत पड़ती है। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tiling before sowing the crops help in uprooting and killing the weeds। अब जैसे ही मान लिया कोई फसल कटती है, ठीक है, तो जैसे ही फसल कटेगी तो उस टाइम पे बहुत से अनडिजायरेबल प्लांट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, भूमि को थोड़ा सा पलटते हैं हैरो की हेल्प से, कल्टीवेटर की हेल्प से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये प्लांट जो हैं ये रूटेड आउट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं और जो मिट्टी है उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। Tiling before sowing the crops helps in uprooting and killing the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds। तो इसने बताया कि जब वीड्स वगैरह होते हैं तो इनको सही समय जो है निकालने का क्या होता है, जब ये इनको फूल नहीं आते, यानी फूल आने से पहले या इनके बीज बनने से पहले इनको निकालने का जो है वो उचित टाइम होता है। अगर फूल आ गए या बीज बन गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इनके फूल या बीज जो हैं वो धरती में गिर जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब कभी इन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलेंगी ग्रो होने के लिए तो फिर उग जाएंगे ये, ठीक है। तो इनका एक अकुमुलेटिव जो ग्रोथ है वो हो जाएगी, इनकी संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। दे बिकेम इनॉर्मस इन अमाउंट। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। कई बार हम अपने हाथों से या हम लेबर वगैरह लगा के भी इनको जड़ से उखड़वाते हैं, ठीक है, समय समय पे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी तो आपने देखी होगी सभी ने, खुरपा, जैसे हम खुरपा बोलते हैं खुरपी बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे डायग्राम में दिखाया भी होगा, यहाँ पे ये दिखा रखा है, सिक्कल दिखा रखी है दराती। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल क्या होती है, जो दांतेदार जो कांटा होता है, ठीक है, 2-3 कांटे होते हैं, वो आजकल तो साइकिल का जो रिम होता है उसके साथ भी उसको अटैच कर लिया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ नीचे दिखाया गया है। एक 1.6 फिगर डायग्राम जो पहले दिया उसमें दिखाया गया है ये। सॉरी 1.2 बी में। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो खरपतवार नाशी जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, वीडीसाइड्स जिनको हम कहते हैं, लाइक 2,4-D
2,4-D क्या है, एक वीडिसाइड्स है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। तो उचित मात्रा पानी की हम लेके क्या करते हैं, वीडिसाइड्स को घोल लेते हैं और फिर हम इसका छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये खरपतवार जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं खेतों से। और दूसरी बात ये है कि ये जो केमिकल वगैरह होते हैं ये जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, धान है, इनके लिए हानिकारक नहीं होते। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। क्या जो छिड़काव करता है खरपतवार नाशी का जो छिड़काव करता है ना वीडिसाइड्स का, क्या ये उस आदमी के लिए भी हानिकारक हैं जब वो स्प्रे करता है? तो ये क्वेश्चन जो है बूझो के दिमाग में आता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही नुकसानदायक है वैसे तो। ठीक है, इसके वेपर जो हैं वो सांस के साथ चले जाएंगे और आदमी जो है बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, मुंह के कपड़ा बांध के या जैसे हम मास्क वगैरह लगा के और तब इसका छिड़काव करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग इज द वीडिसाइड्स Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemical very carefully। तो ये क्या कर सकते हैं, ये वीडिसाइड से जो किसान है उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको सलाह दी जाती है कि भाई इनको जो है ना सावधानी से प्रयोग करें। ठीक है, गलती से अगर कोई ने इनहेल कर लेता है तो ये फैटल हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है। दे शुड कवर विद नोज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो जब इन स्प्रे वगैरह का छिड़काव किया जाता है, वीडिसाइड का हम स्प्रे करते छिड़काव करते हैं, तो ज़रूरी है कि नाक और मुंह को हम किसी कपड़े से ढक लें। ठीक है, ताकि हम इनके वेपर वगैरह को इनहेल ना कर सके। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब तो हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, चलो हम पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको समझेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब फसल जो है परिपक्व हो जाती है, बिल्कुल पक जाती है, ठीक है, यानी फुल ग्रोथ जब फसल की हो जाती है, तो वो फसल जो है जब सूख जाती है, सूखने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, मैच्योर हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, कटाई। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो फसल को हम उखाड़ लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंड के नज़दीक से काट देते हैं। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कोई भी जो फसल है, अब यहाँ देखिए सीरियल जो है एक फसल है, ठीक है, इसको 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो दराती से काटते हैं या फिर क्या करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर आपने देखा होगा, जो फसल को काटता भी और दाने भी साथ निकाल देता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। जो भूसा है उससे हम क्या करते हैं, दानों को अलग कर देते हैं। फ्रॉम द काफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो दानों को भूसे से अलग करने का जो कार्य है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। आपने सुना होगा थ्रेसर वगैरह होते हैं, तो थ्रेसर में क्या होता है, पूली लगाते हैं। ठीक है, पूली लगाएंगे तो तूड़ा वगैरह जो है वो अलग हो जाता है और दाने जो हैं वो नीचे निकल के आते हैं, जो छाछ वगैरह होता है उसमें से निकल के आते हैं। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ठीक है, तो ये कंबाइन से भी काम किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर जो पंजाब वगैरह से ज़्यादा आते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, विच इज़ इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर। तो उसमें दोनों होते हैं, ये थ्रेसर भी होता है और हार्वेस्टर भी, फसलों को काटता भी है और दाने भी निकालता है साथ साथ। ये डायग्राम में दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके गाँव में भी आते हैं और बच्चे जो है ना बड़े चाव से भाग भाग के जाते हैं कि देखो मशीन आ गई, मशीन आ गई। ठीक है, तो आपने भी देखे होंगे ये, अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखने चाहिए।
आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड्स। काटने के बाद जो डंठल हैं वो खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं। विच आर बर्नड बाय फार्मर। पहली इज वरीड, जो जिन्हें किसान क्या करता है, जला देता है कई बार। तो पहली जो है इस बारे में चिंतित हो जाती है। शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। तो कई बार क्या होता है कि जैसे दाएं बाएं जो खेत होते हैं उसमें आग भी लग जाती है और ये क्या करता है, पोल्यूशन भी करता है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड कॉप बाई विनोविंग। ठीक है, तो विनोविंग का मतलब यहाँ झाड़ पे छोड़ से है। ठीक है, तो जिनके खेत थोड़े होते हैं वो विनोविंग करता है, जैसे डायग्राम में दिखाया है ये। ठीक है, तो झाड़ पे छोड़ से पंखा लगा के, ठीक है, वर्षा के जैसे ऊंचाई से बरसाते हैं तो हवा से वो भूसा जो अलग हो जाता है और दाने नीचे गिर जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। तो अब छठी क्लास में सारी बातें पढ़ रखी हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ेंगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmer with joy and sense of well-being. जब किसान की फसल पक जाती है और लहलाते हुए खेत सोने की तरह दिखाई देते हैं बच्चों को। ठीक है, और बड़ी खुशी मिलती है उनको कि देखो हमारे खेत जो हैं वो धन धान्य से भरपूर हो गए हैं। ठीक है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उनको बहुत अच्छा लगता है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय ए लिटिल। तो जो उन्होंने पीछे जो मौसम गया, जो ऋतु गई है, उसमें खूब मेहनत की है और उनका फल जो उन्हें अब मिलने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो फसलों का जो त्यौहार है, फसल कटाई का जो त्यौहार है, वो किसान को खुशी देता है क्योंकि उसकी जो साल भर की मेहनत है या 6-7 महीने की मेहनत है वो जो है ना फ्रूटफुल हुई है। ठीक है, उसका फल उसको मिला है और वो उसको अब चाव से काटता है। ठीक है, तो उसके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और होती भी क्यों नहीं, कि उसकी मेहनत जो है। मैन एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट इंथुजियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबने एंड बिहू। तो ये कुछ त्यौहार हैं। जैसे हम देखिए तो पोंगल जो है ये दक्षिण भारत के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी है पंजाब में, हरियाणा में। ठीक है, होली दिवाली ये हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। होली दिवाली तो आपने पता ही है। ठीक है, बिहू वगैरह ये इधर असम की तरफ मनाए जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। अब फसल जो है कट जाती है तो उसको हम स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तो स्टोरेज का भी एक ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इट इज़ हार्वेस्टेड इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इन इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अनाज को हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उनको कीड़ों से बचाएंगे। ठीक है, उनको नमी से बचाएंगे, चूहों से बचाएंगे, और जितने भी मोथ्स वगैरह हैं, कीड़े हैं, ठीक है, जैसे सुरसी है, इस तरह के जीवों से हम उनको बचाएंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर हम जो नया अनाज निकला है या फसल निकली है तो उसको सुखाते नहीं तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सुखाना चाहिए। अगर नहीं सुखाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, उसको अटैक कर देंगे। ठीक है, देन दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन।
तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा नमी ज़्यादा होने के कारण, जब नहीं सुखाएंगे तब की बात हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो यूज करने के लिए सही नहीं होंगे, और या फिर अंकुरण, यानी अगर उनको दोबारा अगर उगाना चाहेंगे उस बीज को तो वो उगेगा नहीं। हेंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो हम क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले उनको सुखाते हैं धूप में। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। इससे क्या होगा, सुखाने से क्या होता है बच्चों, इससे जो पेस्ट वगैरह हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया कीटाणु हैं, ठीक है, फंगी वगैरह हैं, वो नहीं लगते। फफूंद जो लग जाती कई बार आप देखते भी हैं, जैसे आप रोटी को अगर खुला कई किसी अंधेरे स्थान पे रख दे जहाँ नमी होती है, तो रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर क्या लग जाती है, हरे रंग की एक रुई जैसी एक परत जम जाती है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है। आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। मेरी मम्मी, अब देखो पहली जो है उसने देखा था कि उसकी मम्मी ने नीम की पत्तियां जो हैं एक लोहे के ड्रम के अंदर डाल दी जिसके अंदर गेहूं था। तो पहली जो है बहुत आश्चर्यचकित तो इस पे उसको बहुत अजीब सा लगा, ठीक है, कि उसकी मम्मी जो है ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। आपके घर में भी आपकी मम्मी जो है ना वो करती होगी ऐसा, ठीक है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं घरों में, जैसे गेहूं लेके आते हैं तो नीम की पत्तियां डाल देते हैं या माचिस डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह के हम प्रबंध करते हैं। तो ये साइलो दे रखे हैं, ये गोदाम हैं, स्टोरेज, ग्रेन को स्टोरेज करने की बड़ी बड़ी ये टंकियां हैं, ठीक है, ऊपर दिखाई गई डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी विजिट की है इस तरह के स्टोरेज हाउसेज की, ठीक है, अगर नहीं की है तो आप अपने टीचर को बोल सकते हैं कि वो आपको विजिट कराएं, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब पौधों से, जंतुओं से, प्राणियों से हम फूड कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम सारी चीज़ें जो है ना डायरेक्टली क्या हमें पौधों से ही मिल जाती है, जैसे दूध है वो पौधे से नहीं मिलता हमें, ठीक है। कुछ लोग मांस वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, तो क्या वो पौधों से मिल जाता है हमें, ठीक है, नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो हमें पशुओं से मिलते हैं, ठीक है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड का नाम लिखना है इसमें, पहले जो कॉलम है इसके अंदर। तो मिल्क जो है वो किससे मिलेगा, काऊ से, बफेलो से, सी गोट, सी कैमल, ठीक है। तो दूध देने वाले पशु जो हैं ये लिखे गए हैं जैसे। तो और भी जैसे अंडे की, हम एग की बात करें तो दूसरे नंबर पे आप एग लिख सकते हो, तो किससे मिलेगा, ठीक है। मीट की बात कर सकते हो नीचे। तो इधर पढ़ेंगे एक बार हम, ये इधर रह गया। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। तो बारदाना जो बड़े बड़े टंकियाँ होती हैं उनके अंदर, जो स्टोरेज हाउस होते हैं वहाँ टंकियाँ रखी होती हैं, उनके अंदर ये स्टोरेज की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है, क्योंकि इनको कीटों से बचाना होता है। जो कीड़े होते हैं, मॉथ्स वगैरह होते हैं, जैसे चूहे हैं या कीड़े हैं, उनसे बचाना होता है, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों में हम ज़्यादातर नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जैसे घरों में तो नीम की पत्तियों से काम चल जाता है, माचिस डाल देते हैं, क्योंकि माचिस जो होती है उसके आगे वाले भाग में फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस। और फास्फोरस जो है उससे कीड़े मर जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, माचिस की जो तिलियां हैं कई बार वो निकाल के भी डाल देते हैं, और साबुत जो माचिस होती है, बंद माचिस, उसको भी डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो उपाय हैं, ये जो मेथड हैं, ये बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेज में नहीं कामयाब रहते, वहाँ ये सक्सेसफुल नहीं होते। हम क्या करते हैं, वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम गामा रे ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर यूवी रेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स,
ये पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। तो ये टेबल जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिल्क किससे मिलता है, तो वो ये पशुओं के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। एग किससे मिलेगा, मीट किससे मिलेगा, इस तरह से आपने टेबल को कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स animal also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learnt about the food that we obtained from plants. We have just seen that process of crop production involves a number of steps like selection of weeds, seeds, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or in farms, जो पशु फार्म में पाले जाते हैं या फिर उनको आप क्या करते हैं, घरों में पालते हैं, ठीक है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, तो उनको जब हम पालते हैं तो उनको हमें हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी होती है तो मुर्गियों को, मुर्गी जो फार्म होता है वहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है। और उनको जो कुक्कुट वगैरह जो आहार जो दिया जाता है उनको, उसको कुक्कुट बोलते हैं हम, ठीक है। शेल्टर की, उनकी जो छाँव की है, जो रहने का जो जगह है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उनका अच्छा से केयर होना चाहिए, पानी वगैरह की उनको अच्छे से हम उनकी व्यवस्था करें। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको जब ये लार्ज स्केल पे हो जाता है, जैसे मुर्गी एक फार्म अगर खोल लिया जाता है, तो जैसे 1-2 मुर्गी तो हम घर में पाल लेंगे तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहेंगे। तो किसी व्यावसायिक रूप से अगर हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक बिजनेस बना लेते हैं और बड़े स्केल पे करते हैं, तो ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन होता है ये, ठीक है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो जो मछली का जो लीवर होता है उससे हमें एक ऑयल जो होता है उससे विटामिन डी मिलता है हमें, ठीक है। जो मांसाहारी जो हैं उनको पता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये लेसन पूरा हो गया हमारा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट टाइम आगे जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस लेसन को पढ़ेंगे और जो भी इसके मीनिंग वगैरह ये जो दे रखे हैं मीनिंग साइड में, ठीक है, ये मीनिंग आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इनके मीनिंग लिखेंगे, डिक्शनरी का आप यूज़ करना सीखें, ठीक है। कोई मीनिंग देखने में या लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट यू हैव लर्नड, ये जो लाइन्स हैं, इसकी मेन लाइन्स है, पूरा हम यूँ कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया इस लेसन का पूरा इन लाइन्स में दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन आपने पूरा पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम या कोई आपको किसी तरह का वर्ड समझ में नहीं आया, और कोई टॉपिक आपको यूँ लगा कि समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेसन को पढ़िए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले पता लगे, ठीक है। और सबसे पहले आप लेसन पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर सबसे पहले आपको लेसन पढ़ने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेसन अगर आपको ये कहीं समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप कमेंट में, जैसे मैं पहले बताया, कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है। और इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।